हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रुद्र प्रताप सिंह और आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 16 की स्टडी करेंगे। ये स्टूडेंट्स आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। आप बाकी जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स या एस ब्लॉक डी एंड एफ मतलब जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी ग्रुप हैं उनके वीडियोस आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी सारे चैप्टर्स के लेक्चर पड़े हुए हैं। आप उनको जाके देख लीजिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। अगर अभी तक स्टूडेंट्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रुप 16 के बारे में। आज ग्रुप 16 में जो एलिमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स वो आते हैं आपके ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये सारे के सारे जो 5 एलिमेंट हैं ये आपके ग्रुप 16 के पार्ट हैं। इनको पी ब्लॉक में इसलिए रखा गया है क्योंकि जो वैलेंस शेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन है इनका वो आपका पी ऑर्बिटल में एंट्री करता है। इनका अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होता है NH2 NP4। तो इनके जो पी ऑर्बिटल है उसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस ग्रुप को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। इसमें जो आपका सबसे पहला है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जैसा कि अभी आपको बताया कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स जो हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NH2 NP4। आप देख भी सकते हैं ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आपका 2s2 2p4 है, सल्फ़र का 3s2 3p4 है, सेलेनियम का 4s2 4p4 है। इसी तरह जितने भी आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट है उन सब का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2 NP4 ही होता है, इसीलिए इनको ग्रुप 16 में रखा गया है। इसके बाद इस ग्रुप में आपका ऑक्सीजन और सल्फ़र नॉन मेटल्स हैं। सेलेनियम और टेलुरियम आपके मेटलॉइड्स हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है। और जो आपका पोलोनियम है स्टूडेंट्स ये आपका मेटल है। इसके बाद अगर अबंडेंस की बात करें ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन पाया जाता है आपका अर्थ पे, उसके बाद सल्फ़र, फिर सेलेनियम, टेलुरियम और सबसे लास्ट में पोलोनियम। पोलोनियम आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इसके बाद डेंसिटी की बात करें तो जैसे कि बाकी एलिमेंट्स के साथ भी होता है बाकी ग्रुप्स में, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम ग्रुप में आपका नीचे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से जो एटम है उसका साइज़ बढ़ता जाएगा और उनका साइज़ बढ़ेगा तो उनके बीच में जो वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीजन आपका -1 और -2 दिखाता है, सल्फ़र आपका -2 से +6 दिखाता है। इसी तरह सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। OF2 ही एकलौता ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी +2 होती है, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वरना ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको हर जगह नेगेटिव ही मिलेगी। फिर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लार्ज होती है जो ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ तो साइज़ बढ़ता जाएगा और जब साइज़ बढ़ेगा
तो जो बाहर के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स कम हो जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। तो जब उनके ऊपर फोर्स कम हो जाएगा तो वो इजीली रिमूव हो सकते हैं। तो इसलिए जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफ़ी हाई होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा एटम का, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो जो भी एक्स्ट्रा एटम ऐड होगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे, उसके ऊपर लेसर अट्रैक्शन लगेगा न्यूक्लियस के, क्योंकि वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। तो इसलिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ हो जाती है। जनरली अगर इससे पहले वाले ग्रुप की बात करें, मतलब 13, 14, 15, तो उनसे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, लेकिन 17 से कम। इसके बाद इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो जाता है। फिर कैटिनेशन की बात करें, कैटिनेशन का मतलब है स्टूडेंट्स कि अपने ही दूसरे एटम के साथ, जैसे कार्बन कार्बन के साथ या ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, इस तरह से अगर कोई कंपाउंड बनना है तो इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं उस एलिमेंट का। तो कैटिनेशन सबसे ज़्यादा सल्फ़र शो करता है, फिर सेलेनियम, फिर ऑक्सीजन और फिर टेलोरियम। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एटॉमिसिटी की बात करते हैं तो ऑक्सीजन आपका डाईएटॉमिक होता है, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फ़र और सिलेनियम आपके ऑक्टा एटॉमिक होते हैं, मतलब S8 और Se8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर है वो रिंग स्ट्रक्चर होता है या क्राउन स्ट्रक्चर होता है। ये आपका S8 का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपका एक क्राउन के फॉर्म में बनना है, इस तरह से। ये आपका S8 का स्ट्रक्चर है। इसके बाद एलोट्रॉपी की बात करते हैं तो ऑक्सीजन आपका O2 और O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फ़र आपको रोम्बिक सल्फ़र के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और मोनोक्लिनिक एसिड के फॉर्म में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करें तो जनरली एटॉमिक और आयनिक रेडियाई दोनों ही डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती हैं, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटम का साइज़ भी बढ़ रहा होता है डाउन द ग्रुप। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो इसमें सबसे पहले आपका हाइड्राइड्स आते हैं। तो जितने भी आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक, ये सब आपका स्टेबल हाइड्राइड फॉर्म करते हैं और उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, H2E। ई आपका ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलोरियम या पोलोनियम कुछ भी हो सकता है। आपका हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करके H2O दे देता है, ये आपका ऑक्सीजन का हाइड्राइड है जिसको हम लोग वाटर भी कहते हैं। इसी तरह आपका हाइड्रोजन सल्फाइड भी एग्जिस्ट करता है जो सल्फ़र का हाइड्राइड है। अब वाटर लिक्विड फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि H2O में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बल्कि हो जाते हैं। तो इस वजह से आपका जो H2O है या वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जनरली। अब डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। H2O सबसे कम एसिडिक होगा, H2SE मतलब सेलेनियम हाइड्राइड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ बढ़ता जाता है एटम का। जब साइज़ बढ़ेगा तो जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है उस एटम का, उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, वो ईजिली हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके निकल जाएगा H+ के फॉर्म में। इसी वजह से स्टूडेंट्स आपका डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। ये था आपका हाइड्राइड्स के बारे में। अब लोग बात करते हैं हैलाइड्स के बारे में। हैलोजन में स्टूडेंट्स कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर
इनके साथ ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के साथ हैलाइड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हैलाइड कौन फॉर्म करता है? फ्लोरीन। उसके बाद आपका क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। अगर हेक्सा हैलाइड्स की बात करें तो हेक्सा फ्लोराइड ही आपके केवल स्टेबल होते हैं, बाकी सब अनस्टेबल होते हैं। इसके बाद ऑक्साइड्स, तो जो आपके ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं ये जो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं वो होता है AO2 या AO3 के फॉर्म में। तो आपका SO2, SeO2, TeO2, PoO2, ये इन सब का एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा एसिडिक SO2 होता है। ओजोन को हम लोग ऑक्सीजन का ऑक्साइड कहते हैं। ओजोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? O3। इसके अलावा जो आपका SeO3 फॉर्म होता है इसका टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है। SO2 और SO3 को हम लोग एनहाइड्राइड्स भी बोलते हैं। सल्फ्यूरस मतलब H2SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 का। H2SO3 आपका सल्फ्यूरस एसिड होता है और H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इन दोनों को नोट कर लीजिए, इनका नाम भी लिख लीजिए। जो हम लोग फ़ोटोकॉपी मशीन यूज़ करते हैं उसमें हम सेलेनियम का यूज़ करते हैं फ़ोटो कंडक्टर की तरह, मतलब लाइट पड़ते ही ये कंडक्ट करने लगता है। ऑक्साइड्स के बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन और इसके कंपाउंड्स की। तो जो सबसे पहला है आप सब लोग जानते हैं, हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है ये, वो है डाई ऑक्सीजन या O2। इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम हैं इसलिए हम इसको डाई ऑक्सीजन बोलते हैं। डाई मतलब 2। सबसे पहले प्रिपरेशन, तो किसी भी ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को अगर हम हीट कर देते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है। जैसे कि अगर आप मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO को हीट करते हैं तो भी आपको ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। अगर आप सिल्वर ऑक्साइड को हीट करते हैं तो भी ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। इसी तरह लेड ऑक्साइड को हीट करने पे भी ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। मतलब किसी भी ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को हीट करने पे ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो जाती है। इसके अलावा हम परऑक्साइड्स से भी ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 जो आप लोग यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह। अगर हम लोग H2O2 को हीट करते हैं तो भी हमारा ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। ये हमने बात की ऑक्सीजन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ सर्टेन कंपाउंड से ऑक्सीजन बनाना, जैसे KClO3 को हीट करने पे भी ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट को हीट करने पे भी ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। आप वीडियो को पॉज करके सारी रिएक्शंस नोट कर लीजिए। इसके अलावा ऑक्सीजन आपकी कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और स्लाइटली हैवियर होती है एयर से, और वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है, पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होता है। फिर अगर हम लोग बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो ये मेटल्स के साथ, ऑक्सीजन आपका मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो जाता है, मतलब उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें तो CO2 बनता है, फॉस्फोरस को बर्न करें तो P4O10 बनता है, सल्फ़र को बर्न करें तो SO2 बनता है, और नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न करने पे NO बनता है। तो ऑक्सीजन आपका किसी भी मेटल या नॉन मेटल के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। इसके बाद हम ऑक्सीजन के यूसेस की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का यूज़ हम लोग वेल्डिंग में करते हैं, कटिंग ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटिलीन का यूज़ करते हैं। इसकी जो टॉर्च होती है उसका यूज़ कटिंग में भी किया जाता है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। इसके अलावा लाइफ सपोर्ट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल्स में डाइवर्स इसका यूज़ करते हैं, अंडर वाटर के लिए माइनर्स यूज़ करते हैं क्योंकि नीचे आपका ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है, और माउंटेनियर भी यूज़ करते हैं इसका। इसके बाद हम लोग ऑक्सीजन का टेस्ट कैसे करते हैं। NO के साथ अगर ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो आपकी NO2 की फ्यूम्स निकलने लगती हैं,
जिससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये ऑक्सीजन है। ये फ्यूम्स रेडिश ब्राउन होती हैं कलर में, मतलब जब NO को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये NO2 की रेडिश ब्राउन फ्यूम्स देने लगता है। दूसरा, ऑक्सीजन आपकी एल्कलाइन पायरोगिलॉल के साथ एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये आपके ऑक्सीजन के टेस्ट थे। अगला जो हमारा कंपाउंड है ऑक्सीजन का वो है ओजोन। ओजोन आपका स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, जो हार्मफुल यूवी गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें सन के हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। इसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं? बाई पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू कोल्ड ड्राई ऑक्सीजन इन ओजोनाइज़र। ओजोनाइज़र में हम लोग ओजोन गैस की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें जब हम पास करते हैं ऑक्सीजन को तो वो O3 में या ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। ओजोन आपकी पेल ब्लू कलर की गैस है जिसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और वाटर में ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। तो ओजोन का कलर याद रखिएगा, पेल ब्लू गैस, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी पूछा गया है। इसके बाद केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ओजोन को अगर हम 573 केल्विन पे हीट कर देते हैं तो ये वापस से आपको ऑक्सीजन गैस दे देती है। ओजोन डिकम्पोज होके ऑक्सीजन फॉर्म करती है। इसके अलावा ओजोन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। क्यों? क्योंकि ओजोन आपकी O2 और ये नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन ही आपका ब्लीचिंग एक्शन के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप लेड सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं PbS के साथ तो ये PbSO4 बना लेता है। H2S के साथ कराते हैं तो वाटर बनाता है और सल्फ़र रिलीज़ हो जाती है। इसके अलावा अगर आप फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड और इस नेसेंट ऑक्सीजन का रिएक्ट कराते हैं तो फेरस सल्फाइड बनता है। अब आपके ओजोन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेज हैं स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। इसका यूज़ हम लोग जर्मीसाइड और डिसइंफेक्टेंट की तरह करते हैं, वाटर के स्टेरिलाइजेशन में भी यूज़ होता है इसका यूज़ हम लोग ब्लीचिंग एजेंट की तरह करते हैं, ऑयल, आइवरी वैक्स या डेलिकेट फाइबर की ब्लीचिंग में। इसका यूज़ हम लोग डबल बॉन्ड डिटेक्ट करने में करते हैं फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। उसके अलावा इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? डिस्ट्रॉइंग ऑर्डर्स कमिंग फ्रॉम कोल्ड स्टोरेज रूम्स, स्लॉटर हाउसेज एंड किचन्स ऑफ होटल्स। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट यूज़ थे आपके ओजोन के, उसकी प्रिपरेशंस रिएक्शन थी और केमिकल रिएक्शंस थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र। तो इसमें जो आपका सबसे पहला है वो है SO2 या सल्फ़र डाइऑक्साइड। पहले हम लोग इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन होती है हीटिंग ऑफ सल्फ़र इन एयर। तो सल्फ़र व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स SO2। दूसरा, अगर आप आयरन पाइराइट मतलब FeS2 को रोस्ट करते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई में तो भी आपका Fe2O3 मिलता है और SO2 गैस रिलीज़ हो जाती है। लैब में SO2 बनाने के लिए SO3 का मतलब आपका सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरस एसिड में H+ को डिज़ोल्व करके भी SO2 बनाया जा सकता है। फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करें तो SO2 आपकी कलरलेस गैस होती है लेकिन इसकी पंजेंट स्मेल होती है और हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में। वाटर में डिज़ोल्व होके SO2 आपकी सल्फ्यूरस एसिड दे देती है। SO2 + वाटर गिव्स H2SO3। H2SO3 इज़ नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। इसके बाद हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन जो SO2 शो करता है। तो इट टर्न्स वाटर, लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइसल्फाइड। सेम जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पे लाइम वाटर मिल्की हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से, सेम वैसे ही अगर SO2 को भी हम पास करें लाइम वाटर से मतलब CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो वो भी आपका मिल्की हो जाता है।
In excess of SO2 milkiness disappears due to formation of the calcium bisulfite। सेम आपका यही कार्बन डाइऑक्साइड में भी हो रहा था। ये आपका वो रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में SO2 पास कर रहे हैं, कैल्शियम सल्फाइड बन रहा है, कैल्शियम बाइसल्फाइड, जिसकी वजह से आपका मिल्की कलर आ जाता है। फिर उससे अगर हम एक्सेस ऑफ SO2 पास करा देते हैं तो आपका ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन बाइसल्फाइड, जिसकी वजह से ये मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है। इसके अलावा ये कुछ रिएक्शंस हैं SO2 की, इनको नोट कर लीजिएगा। SO2 प्लस Cl2 गिव्स SO2Cl2 थाइनिल क्लोराइड। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी यूज़ होने वाला कंपाउंड है। SO2 को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर देते हैं तो वो SO3 दे देता है। इसके अलावा SO2 का यूज़ हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट में भी करते हैं। Fe3 प्लस SO2 प्लस वाटर गिव्स Fe2 प्लस। यहाँ आपने आयरन का रिडक्शन करा दिया, वैलेंसी +3 से +2 आ गई है। इन सारे रिएक्शंस को स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र, तो ये आपका H2SO3 का स्ट्रक्चर है सल्फ्यूरस एसिड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 2H+ हैं। इसके बाद बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है H2SO4 का। ये आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है H2S2O7। तो आप इसको H2S2O6 प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक करेंगे तो ये बीच में आपका ऑक्सीजन आ गया, और ये आपका HSO3 का स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स वो है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला H2SO2 होता है। फिर डाईथायोनस एसिड, डाईथायोनिक एसिड, कैरोस एसिड या परऑक्सोमॉन सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर है। और ये आपका परऑक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड है। आप वीडियो को पॉज करके इनके सारे स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट भी आ जाते हैं बनाने को। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। इट इज़ नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। इसका मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं हम लोग? लेड चेम्बर या कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सल्फ़र को या सल्फ़र ओर को बर्न करते हैं एयर में ताकि SO2 जनरेट हो। फिर SO2 को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5। इसके बाद जो SO3 फॉर्म हो रहा है, SO2 से जो SO3 बना था, इसको हम लोग एब्जॉर्ब कराते हैं H2SO4 में, जिससे हमको ओलियम मिलता है। ओलियम H2S2O7 होता है, जो हाइड्रोलिसिस पे H2SO4 दे देता है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका कलरलेस, डेंस और ऑयली लिक्विड है। कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी करते हैं। तो ये आपकी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ थी और प्रिपरेशन था। इसके बाद हमारा जो लास्ट कंपाउंड है सल्फ़र का वो है हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो इसका कॉमन नेम है, केमिकल नेम इसका सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट है। Na2S2O3.5H2O। पेंटा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 5 और हाइड्रेट मतलब वाटर। तो हाइपो का केमिकल नेम सोडियम थायोसल्फेट होता है, सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन विद फ्लावर्स ऑफ सल्फर एंड स्टिरिंग टिल द एल्कलाइन रिएक्शन हैज़ डिसअपीयर्ड।
तो सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन को हम लोग फ्लावर्स ऑफ सल्फ़र के साथ बॉयल करते हैं और उसको मिक्सचर को स्टिर करते रहते हैं। Na2SO3 प्लस सल्फ़र गिव्स Na2S2O3। इसके बाद इसको हम Na2S और I2 के साथ रिएक्ट करा के आयोडीन के साथ Na2S2O3 बना लेते हैं। यही Na2S2O3 आपका हाइपो सॉल्यूशन है। इस रिएक्शन को हम लोग स्प्रिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। हाइपो सॉल्यूशन आपका कलरलेस, क्रिस्टलाइन और एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस होता है। अगर इसको हम AgNO3 के साथ मिक्स करें तो हमें वाइट PPT मिल जाता है, जो जल्दी ही ब्लैक हो जाता है सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करने की वजह से। ये आपका इसका टेस्ट है हाइपो सॉल्यूशन का। इसके अलावा इसका क्योंकि ये डिज़ोल्व कर लेता है सिल्वर हैलाइड को, तो इसका यूज़ हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं। हाइपो सॉल्यूशन का यूज़ हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं और इसका यूज़ हम लोग एंटी क्लोर की तरह भी करते हैं ब्लीचिंग एक्शन में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ग्रुप 16 क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आप बाकी वीडियोज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।